गुजरात की तमाम बड़ी खबरों के बीच शुरू करें इससे पहले उस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें पिछले 17 दिनों से टिकी हुई थीं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 41 मजदूर टनल से बाहर निकल आए हैं। 41 जिंदगियों की दुर्गम हालात से बचाने की जो चुनौती थी, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में कई संकट आए हैं। यूक्रेन से यमन और थाईलैंड से इजराइल तक के कई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए हैं और हर बार भारत विजयी रहा है। हर बार देश का तिरंगा शान से लहराया गया है और सभी सफल रेस्क्यू ऑपरेशंस के पीछे की वजह थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सबसे पहले देखते हैं यह खास पेशकश। ये दुनिया के सबसे अविश्वसनीय रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी की तस्वीरें। सारी दुनिया 17 दिनों तक सुरंग में फंसे मजदूरों के हंसते खेलते चेहरे देखकर हैरान है। दंग है कि कैसे इन लोगों को मौत की सुरंग से बाहर निकलने का पूरा भरोसा था। यकीन था कि उनकी सरकार उन्हें बचा लेगी। इस भरोसे से जुड़ी सबसे बड़ी गवाही सुनिए। आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब भोगनाथ बाबा जी है सर। संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं, आप कुछ करना चाहेंगे? प्रधानमंत्री से बातचीत करते ये मजदूरों का हौसला बढ़ाने वाले फोरमैन गब्बर सिंह, जिन्होंने दुनिया को बताया कि क्यों उन्हें जिंदगी दोबारा मिलने का पूरा भरोसा था। एक दिन कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर। आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर। वो हमसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बराबर बने रहते थे सर। और हमारी कंपनी की पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर। ये कंपनी हमारी फैमिली की जैसी थी सर। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर। हमारे उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की रणभूमि हो या फिर इजराइल हमास के बीच जंग, मोदी सरकार ने मुसीबत में आए विदेश में रहने वाले भारतीयों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ा। वो उनके लिए संकट मोचक बनकर उभरी है। संकट चाहे सूडान का हो या फिर अफगानिस्तान का गृह युद्ध हो, यमन समेत दुनिया के हर हिस्से से हर मुश्किल पार करके भारतीयों को सुरक्षित देश पहुंचाया है। भरोसे का यही डोज सुरंग में 17 दिन से फंसे 41 मजदूरों को ताकत दे रहा था। वो जानते थे कि उन्हें बचाने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला जुट चुका है। इसीलिए जब मजदूर सुरंग से बाहर निकले तो उनकी जुबान पर सरकार के लिए सराहना थी। दिवाली के दिन सुरंग में फंसे मजदूरों को लेकर सबसे पहली चुनौती ये थी कि उनसे बात कैसे की जाए, मजदूरों तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचाई जाए, मजदूरों तक बिजली खाना कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि सुरंग में मलबा धंसते ही 41 मजदूरों से संपर्क टूट गया था। ज्यादा मलबा गिरने की वजह से वॉकी टॉकी ने भी काम करना बंद कर दिया था। इसके अलावा इतनी ऊंचाई पर ऑगर मशीनों को पहुंचाने की भी चुनौती थी, लेकिन सरकार ने पूरी ताकत लगाकर इस ऑपरेशन के लिए हर जरूरी उपकरण सुरंग तक पहुंचा दिए। पहले दिन ही फोन आ गया था। जैसे ही वो अपने बॉर्डर के कार्यक्रम से दीपावली के बाद, वो चूंकि दीपावली के दिन हमेशा सेना के लोगों के बीच में रहते हैं, वहां से आने के बाद उनका फोन आया तो मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे प्रयास हम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, सब प्रयास करिए और पूरी जानकारी उसकी करिए, कैसे कैसे क्या हो सकता है। पहले दिन तो लग रहा था कि आसानी से जो है हम उनको निकाल लेंगे, लेकिन जब पोकलैंड और जेसीबी से काम करना शुरू किया तो वो बहुत जितना मलबा था उससे कई गुना मलबा ऊपर से गिरने लगा और दूसरा कि जो लोग रेस्क्यू में लगे हुए थे कहीं उनके लिए भी कोई संकट खैदा न हो जाए, इस प्रकार की स्थिति हो गई। कितने घंटों में ऑगर मशीन आपके पास पहुंच गई? ऑगर मशीन तो हमारे पास तत्काल ही रात ही को आ गई। इस रेस्क्यू ऑपरेशन की सारी दुनिया में सराहना हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस सफल अभियान के लिए भारत को बधाई देते हुए इस मिशन में प्रोफेसर डिक्स की भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन के पोस्ट को रिट्वीट करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, भारतीय प्रशासन की एक अद्भुत उपलब्धि। हमें गर्व है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स ने जमीन पर अपनी भूमिका अदा की। इस रेस्क्यू अभियान में सरकार के कई विभाग शामिल थे। मशीन और जरूरी उपकरणों को जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए सेना और वायुसेना की मदद ली गई।
यही नहीं, इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्नोल्ड डिक्स को बुलाया गया, जो इस अभियान को चमत्कार बताते हैं। You heard how we got success. We were calm and we knew exactly what we wanted and we worked as a wonderful team. And when I say a wonderful team, the best engineers here in India, the army, their engineers, the best I've ever worked with, all the agencies, the federal authority, the state, all the people. It was just a joy to be a part of this successful mission, just one part. And I've got to go to the temple because I've promised to say thank you for what's happened. Because my friends, if you haven't noticed, I think we've just witnessed a miracle. ये चमत्कार इसीलिए हुआ क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार समेत सभी विभागों ने मिलकर काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस अभियान पर नजर बनाए हुए थे। उन्होंने 8 बार सीएम धामी को फोन कर अपडेट लिया और निर्देश दिए। ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी सिलक्यारा गए थे, तो केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह 2 बार वहां पर पहुंचे और अभियान के सफल समाप्ति तक वहीं पर डेरा डाले रखे। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा लगातार राज्य के संपर्क में रहे और प्रधानमंत्री को अपडेट देते रहे। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ सिलक्यारा का दौरा किया। केंद्र और राज्य के बीच समन्वय का ही परिणाम रहा कि शुरुआती दौर में देश की नामी एजेंसियों के विशेषज्ञ मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू की रणनीति बनाने में जुट गए। जिस प्रकार से किसी भी आपदा को या किसी भी देश की ऐसी चीज को हमारे प्रधानमंत्री जी लेते हैं, वो अपने आप के अंदर उसकी कोई मिसाल नहीं है। पूरे टाइम शुरू से लेके जब तक लोग बाग निकल नहीं गए और निकलने के बाद उनसे बात करना, ये उनके एक ऐसा गुण है लीडरशिप का जो आपको अमूमन देखने को नहीं मिलेगा। करीब 3 दर्जन एजेंसियों के सामूहिक प्रयास जिस तरह से इस मुश्किल अभियान को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाया, उसकी मिसाल सारी दुनिया में दी जा रही है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकट की घड़ी में देश के साथ हैं, तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गुजरात में निवेश लाने के लिए जमकर मेहनत कर रहे हैं। जापानी राजनेताओं और उद्योगपतियों से मुलाकात करके वो गुजरात में निवेश के लिए उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में बुधवार को टोक्यो में सीएम भूपेंद्र पटेल ने वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए एक रोड शो में हिस्सा लिया। इस रोड शो में जापानी उद्योग जगत की 200 के करीब जानी मानी हस्तियां पहुंची थी। इस मौके पर सीएम भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में निवेश के लिए यहां मौजूद इंफ्रा और सुविधाओं की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात भारत के लिए भविष्य का प्रवेश द्वार बनने के लिए तैयार है और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा। जापान के बाद सीएम पटेल सिंगापुर भी जाएंगे। सूरत की एक केमिकल फैक्ट्री में बुधवार को तड़के भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी के साथ फैली कि इसकी चपेट में आकर 20 कर्मचारी घायल हो गए। आग से कंपनी की 3 मंजिला इमारत भी काफी उसको नुकसान पहुंचा है। बताया यह जा रहा है कि केमिकल टैंक में ब्लास्ट हुआ था और इसी वजह से फैक्ट्री में आग भड़क गई। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सूरत की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। केमिकल प्लांट में विस्फोट के बाद भीषण आग। फैक्ट्री की 3 मंजिला इमारत भी हुई आग के हवाले। फैक्ट्री की आग से करीब 20 कर्मचारी हुए घायल। 3 कर्मचारियों की हालत गंभीर। सेफ्टी फर्स्ट, ऑलवेज एंड फॉरएवर के इस मंत्र का पालन हुआ होता तो सूरत की एदर केमिकल कंपनी में भीषण आग से तबाही नहीं मचती। बुधवार तड़के लगी आग कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा तस्वीरों से ही लगाया जा सकता है। आसमान तक उठती आग की लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया। पूरा इलाका काले धुएं से भर गया था। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की तमाम मशक्कत के बाद भी करोड़ों के नुकसान को रोका नहीं जा सका, न ही फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकी। कंपनी के अंदर फायर सेफ्टी का पूरा साधन है और हमारे यहाँ से लगभग 4 से 5 गाड़ी है। हमने एक बम बाउजर जो हाइट की आग होती है उसको बुझाने के लिए मंगा लिया है और बाकी के सब हजीरा साइड से जो भी क्रिप्को वगैरह लिमिटेड कंपनी है उनकी भी गाड़ियाँ यहाँ पे आ चुकी हैं और आग बुझाने का काम चालू है। इसके अंदर एक वेसल था केमिकल का जो ब्लास्ट होने से मतलब ये फायर हुआ था
इतनी जानकारी है और हम लोग अभी तक उसी आग को बुझाने के मतलब कंटिन्यू जारी है। सूरत की औद्योगिक क्षेत्र सचिन GIDC में स्थित केमिकल कंपनी में रात को करीब 2 बजे आग लगी थी। बताया जा रहा है कि एक केमिकल टैंक में ब्लास्ट के बाद आग की लपटें उठने लगी। देखते ही देखते फैक्ट्री की 3 मंजिला इमारत भी आग की चपेट में आ गई। उस वक्त रात की पाली में काम चल रहा था। आग इतनी तेजी से भड़की कि कंपनी में काम कर रहे करीब 20 कर्मचारी घायल हो गए। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। फायर ब्रिगेड के साथ सूरत पुलिस भी राहत और बचाव के काम में तत्पर दिखी। पुलिस और फायर को जैसे जानकारी मिली तुरंत दोनों एजेंसी यहाँ पहुँच गई है। ये आग लगी, इसमें जो पुलिस के पास अभी तक जो जानकारी है इसमें 15 से 20 लोगों को छोटी मोटी इजाएं हुई है। आग अभी तक 95% कंट्रोल में है। ऐसा फायर जो ऑफिसर है उसके साथ मैंने बात किया तो उसने कहा 95% कंट्रोल में है, 5% थोड़ी बाकी है, वो भी कंट्रोल कर रहे हैं। केमिकल फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने में सचिन औद्योगिक क्षेत्र के दमकल कर्मियों का दम भी फूल गया। जब वो आग को काबू करने में नाकाम रहे तो सूरत महानगर पालिका के फायर कंट्रोल को जानकारी दी गई। वहां से आई 2 दर्जन से अधिक गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। सूरत औद्योगिक क्षेत्र की दमकल गाड़ियां भी बुलाई गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक केमिकल फैक्ट्री में तबाही का मंजर फैल चुका था। इस हादसे में करोड़ों के नुकसान की आशंका है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम लगातार तफ्तीश में जुटी है। सूरत के औद्योगिक क्षेत्र में आग लगने की घटना आम होती जा रही है। साफ है कि कारोबारियों के साथ सूरत प्रशासन को भी फैक्ट्रियों की सुरक्षा और सावधानी पर तुरंत ध्यान देने की सख्त जरूरत है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ और ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। अब रुख करते हैं एक और बड़ी और अहम खबर की ओर। गुजरात हाई कोर्ट ने मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर पर पाबंदी की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अजान 10 मिनट से भी कम चलता है, इसीलिए इससे ध्वनि प्रदूषण नहीं होता। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सख्त सवाल भी किए। कोर्ट ने ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर में आरती की आवाज़ पर भी सवाल पूछा कि क्या इससे शोर नहीं होता। कीर्तन, भजन, जन्माष्टमी और साथ ही साथ 24 घंटे चलने वाले नवरात्रि के प्रसारण पर भी कोर्ट ने सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा कि न तो इस जनहित याचिका का कोई आधार है और न ही कोई वैज्ञानिक आधार। गुजरात राज्य में स्थायी ओबीसी आयोग न होने पर गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार से सख्त सवाल किए हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस पर स्पष्टीकरण भी मांगा है। आपको बता दें कि गुजरात में ओबीसी आयोग ने एक सदस्य है जिस पर कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताई थी और कोर्ट ने कहा था कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि सरकार आयोग पर कितना खर्च करती है, महत्वपूर्ण यह है कि आयोग किस तरह से काम कर रहा है। ओबीसी आयोग केवल शिकायतें प्राप्त करने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के मुद्दों पर भी इसकी अहम भूमिका है। कोर्ट ने ओबीसी जातियों के सर्वेक्षण पर भी सवाल उठाए और कोर्ट ने राज्य में मौजूदा आयोग के संवैधानिक प्रावधानों और कार्यप्रणाली पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। गुजरात में बेमौसम बादल फिर से मंडरा रहे हैं। मौसम विभाग ने 29-30 नवंबर को गुजरात में कई हिस्सों में बारिश की संभावना जता दी है। दक्षिण गुजरात के दाहोद, नर्मदा, डांग, छोटा उदेपुर और वलसाड में सामान्य बारिश हो सकती है। गुजरात में नवंबर के तीसरे हफ्ते में भी तेज मूसलाधार बारिश और आंधी आई थी। बिजली गिरने की वजह से 24 लोगों की वहां जान चली गई थी तो करीब 50 लोग इसमें घायल हो गए थे। पूरे गुजरात में मोस्टली ड्राई वेदर रहने का संभावना है, लेकिन एक आध जगह में लाइट रेन, बहुत हल्का रेन हो सकता है, जैसे दाहोद, छोटा उदेपुर, नर्मदा, इवन डांग, वलसाड में भी लाइट रेन, इससे ज़्यादा होने का कोई संभावना नहीं। लाइट रेन आज और कल हो सकता है। मोस्टली क्लाउडी वेदर रहेगा, लेकिन लाइट रेन का भी चांसेस है। वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार के बाद पनौती लफ्ज पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर विवादित बयान देकर बीजेपी को नया मुद्दा दे दिया है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि गुजरात से पनौती शब्द का खास कनेक्शन क्या है। यहाँ इस शब्द को देवी देवताओं वाला सम्मान हासिल है। क्या है ये कनेक्शन, आइए इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नर्मदा जिले का ये इलाका है जहाँ पे नर्मदा नदी किनारे पनौती देवी का मंदिर है। बड़ी पनौती और छोटी पनौती,
और यहाँ पे लोग जो आते हैं दूर दूर से और अपनी पनौती जो लगी है उसको उतारने के लिए आते हैं। और इस रिपोर्ट के अंदर हम आपको बताते हैं कि पनौती किसको लगती है तो क्या उसको नुकसान होता है, और यहाँ पे लोग अपनी पनौती जो लगी है उसको उतारने के लिए क्या करते हैं। पूरा रिपोर्ट आज हम दिखाएंगे। नर्मदा नदी के किनारे गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित ये है एक प्राचीन शनिदेव का मंदिर। यहाँ पर शनिदेव की दोनों पत्नियों बड़ी पनौती और छोटी पनौती का भी मंदिर है। यहाँ हर शनिवार या तो शनि जयंती के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपने ऊपर लगी पनौती दूर करते हैं। कहा जाता है कि पनौती 2.5 साल की और 7.5 साल की लगती है, और अगर ये लग जाती है तो लोगों को जीवन में सफलता नहीं मिलती और जीवन में कई परेशानियां आने लगती हैं। तो इस वक्त हम आ पहुंचे हैं गुजरात के नर्मदा में, जहां पे दोनों पनौतियों का जो मंदिर है आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। ऊपर गुजराती में लिखा है श्री पनौती माता और नीचे जो है श्री नाना पनौती माता, यानी कि बड़ी पनौती और छोटी पनौती दोनों का यहाँ पे जो मंदिर है। और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। इस वक्त हमारे साथ मंदिर के जो पुजारी है इनसे हम बात करेंगे कि बताइए जी आपका नाम जी। जय श्री। मेरा नाम भट्ट जिगर कुमार प्रकाश भाई है। मैं यहाँ संत सेवा पूजा करते हैं हम यहाँ मंदिर की। ये 7.5 बड़ा पनौती का मंदिर है, ये डैया छोटा पनौती है, और ये शनि मंदिर है। शनिदेव की तपोभूमि है। सूर्यपुत्र शनिदेव उनके पिताजी के सामने उन्होंने उनके क्रोध के लिए तप किया था, उनका क्रोध शांत करने के लिए। जब उनका क्रोध शांत हुआ, क्रोध शांत होने के बाद जो स्वरूप बना वो पनौती देवी है। 7.5 बड़ी पनौती और डैया छोटी पनौती। हमने यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से भी बात की जो यहाँ अपनी पनौती दूर करने के लिए आए थे। इससे काफ़ी सारी नुकसानियाँ होती है। मन है वो अच्छा नहीं रहता था, बार बार कोई रोग है, कोई समस्या है वो मुझे घर कर जाती थी। मन में बहुत बेचैनी सी लगती थी, मन बिल्कुल भी शांत नहीं रहता था, काम धंधे में बिल्कुल भी ध्यान लगता नहीं था। जब मैं यहाँ आया तब महाराज से मिला और महाराज ने जब विधि विधान पूर्वक जो पूजा अर्चना की उससे मेरी जो पनौती है वो दूर हो गई। अब मैं पहले से अच्छा महसूस कर सकता हूँ अपने आप को। यहाँ कुंभेश्वर में नर्मदा जिले में आया हुआ मंदिर है। यहाँ नानी मोटी पनौती है, उसका दर्शन करने से पूरी मनोकामना पूरी होती है और सब दुख कष्ट दूर हो जाता है। और इधर दर्शन करने से अपने धन धान्य बनते हैं। हमारी तो 7.5 की पनौती थी और मैंने यहाँ दर्शन किया तो हमारा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। गुजरात के नर्मदा में पनौती देवी का ये मंदिर वर्षों से श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहा है। पीएम मोदी पर विवादित बयान देकर अगर कोई नेता कानूनी पचड़े में फंसते भी हैं तो क्या बता वो भी यहाँ अपनी पनौती दूर करने के लिए आ सकते हैं। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।